हाँ, welcome back. Now we are moving ahead from continuous tense. हम वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख रहे थे. अब इसमें तीसरा जो फॉर्मेट होता है आइडिया, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव से आशय क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य. हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमने आपको बताया था वहां टेंस चैप्टर में कि सामान्यतः दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, पहला होता है वे वाक्य जिनकी शुरुआत में ही कोई इंट्रोगेटिव टर्म जैसे क्या आ जाए, ठीक है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन उस वाक्य में रहेगा, तो इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं. दूसरा इंट्रोगेटिव का डेफिनेशन मैंने बताया था आपको कि बीच में कोई WH वर्ड आ जाएगा, यहां और यहां अदर वर्ड्स रहेंगे लेकिन बीच में कोई WH वर्ड आ जाएगा, तो उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं. अब इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हों वो उनको हमें कन्वर्ट करना है अगर पैसिव में, तो फिर कैसे करते हैं आइए देखते हैं एक एक करके. पहला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम डायरेक्ट अब इंग्लिश में चलते हैं, तो इज सी कुकिंग फूड. ओके, इज सी कुकिंग फूड. नाउ जब हम पैसिव में आएंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, एवी टू पीवी. ओके ना, ये एवी में है, अब इसको पीवी में करना है, तो इज फूड, अब फूड यहां पे आ जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा. बीइंग कुक्ड बाय हर, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर. इस तरह से चलेंगे. ओके, नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आर दे रीडिंग अ नॉवेल. ओके, तो अब यहां पे नॉवेल के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी सिंगुलराइज हो जाएगी, तो इज अ नॉवेल बीइंग read by them. So as per the rule you can see read, read, third form of verb is being used, or they turns into them, isn't it? Them is the objective term used for the term they. Okay, so this is all about interrogative sentence. Okay, now moving ahead we will see interrogative negative. यदि हमको इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं. अब हम डायरेक्ट पैसिव करते हैं, इज और एम प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क होता है. इज आर एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है. अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम आपको फ्री लेवल का देते हैं, जैसे मैं कहूं कि क्या गीता एक मधुर गीत नहीं सुना रही है. कर करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस हुआ, क्या होने की वजह से इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं होने की वजह से निगेटिव हुआ. ओके, अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव का फॉर्मूला ये कह रहा है, पहले हम इसको एक्टिव में बदल लें ताकि पैसिव में बदलना आसान रहेगा. तो क्या के वास्ते हम इज को लाएंगे, गीता नाउन है तो इज गीता नहीं सुना रही है, नॉट, किसी को कविता या गीत सुनाने के लिए रिसाइट क्रिया का प्रयोग किया करिएगा, रिसाइट.
ये पोएटिकल टर्म है। तो इज गीता नॉट रिसाइटिंग ए स्वीट सॉन्ग? सिंपल, इज गीता नॉट रिसाइटिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले हम जैसे बता चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इंट्रोगेटिव टर्म वैसे ही रह जाएंगे, इज अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग recited बाय गीता। बहुत ही आसान है, बस हमें रिदम को जानना होगा, हमें रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर एडवांस लेवल पे कहीं भी इस पैटर्न का कोई सेंटेंस आए तो आई डोंट थिंक दैट कि इट विल बी ए प्रॉब्लमसम फॉर यू। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स, इसके बाद अगला जो टेंस होता है तीसरे नंबर पे, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हम थरोली यहां से लिखते हैं। ये तीसरा टॉपिक होता है, बाई 8 टॉपिक होते हैं वॉइस में, जो इसको आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, हैज और हैव इस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग होती हैं। एक्टिव वॉइस की बात करें, अब हम एक्टिव वॉइस के रूल्स को ले लें। अगर इसके एक्टिव वॉइस का जो रूल है, और वो भी रूल 1 ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव का, तो ये कहता है कि आमतौर पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पे बनाया जाता है। ठीक है, अब इस पैटर्न के वाक्यों को हमें पैसिव में प्रेजेंट करना है, तो छोटा सा चेंज लाएंगे हम। ऑब्जेक्ट यही रहेगा, हैज हैव यही रहेंगी, यहां पे बस बीन क्यों इसको लाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता होगा, टेंस पढ़ाते समय मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें हैज हैव के बाद बीन आती है सहायक क्रिया। ठीक है, तो बीन को यहां लाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, प्रीपोजिशन एडिशनल प्रयोग होगा और लास्ट में सब्जेक्ट प्रयोग होता है। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहूं कि मिस्टर राय हैज गिफ्टेड मी दिस पेन। ओके, मिस्टर राय हैज गिफ्टेड मी दिस पेन। दूसरा अगर हम कहें कि आई हैव written 3 books, I have written 3 books. Now you can see I have already written 3 books for English language and English grammar of different level. Okay, and these books are very very supportive to learn how to communicate with others. Okay, art now, तो मिस्टर राय हैज गिफ्टेड मी दिस पेन। अब दिस पेन हमारी वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो अब इसका सॉल्व यहां होगा, इसको कि दिस पेन हैज बीन, गौर करेंगे चूंकि अब पेन सिंगुलर हो गई तो इसके लिए हमको हैज बीन को लाना है। हैज बीन गिफ्टेड, ऑलरेडी इसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होती ही ये क्रिया, गिफ्टेड मी बाय मिस्टर राय। ओके, एनी डाउट?
दिस पेन हैज बीन गिफ्टेड मी बाय मिस्टर राय। अब आप में से कुछ लोगों को ये भी आ रहा होगा कि सर इसका सलूशन कोई और भी हो सकता है क्या, इसे हम दूसरे तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्या। मैं समझ सकता हूं। तो हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि एक्टिव वॉइस में किसी वाक्य के, किसी टेंस का भी वाक्य हो, दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ दिए हों, व्हाट वुड यू डू? तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं और दूसरे नंबर पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। कोशिश करेंगे कि जो अगर एक लिविंग और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो लिविंग ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मेरे कहने का क्या अभिप्राय है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। मिस्टर राय हैज गिफ्टेड मी दिस पेन। नाउ मी, मुझे means a living person, and second this pain a non-living thing. Got it? तो मी को जब हम यहां लाएंगे तो कुछ वाक्य का फ्रेम इस तरह से हो जाएगा, आई हैव बीन गिफ्टेड दिस पेन बाई मिस्टर राय। देखा आपने? यानी कि इस सवाल को हम इस पैटर्न से भी हल कर सकते हैं। ये दूसरा पैटर्न भी हो सकता है हल करने का। ओके, आई हैव बीन गिफ्टेड दिस पेन बाय मिस्टर राय। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Just for a moment, you will see that I have been gifted this pen by Mr. Rai. दूसरा सवाल था इसमें, I have written 3 books. I have written 3 books. इसको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप खुद बताएं। 3 books, yes. Have been, ध्यान रखना है कि नाउ नंबर ऑफ बुक्स आर देयर ना, तो have been written by me, written by me, कुछ इस तरह से करेंगे। 3 books have been written by me, मेरे द्वारा 3 किताबें लिखी गई हैं। Isn't it? Now moving towards the next. अब यहां पे इसका अफर्मेटिव पूरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। दूसरा पोर्शन होता है रूल 2, जो होगा वो होगा निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव में हमको सिर्फ नॉट एड ऑन कर लेना होता है। हम पैसिव का ही निगेटिव रूल डायरेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख लेना, इसके बाद हैज, हैव, इसके बाद नॉट बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन, और इसके बाद सब्जेक्ट। ऐसे बना लीजिएगा। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मैं कहूं कि रेखा हैज नॉट बॉट, रेखा हैज नॉट बॉट ए न्यू हाउस। रेखा हैज नॉट बॉट ए न्यू हाउस। ठीक, रेखा एक नया घर नहीं खरीदी है। तो अब या मैं कहूं कि अजय हैज नॉट चीटेड आफ्ताब। गौर करना, अजय हैज नॉट चीटेड आफ्ताब। अब इनको हमें इस पैटर्न पे कसना है, फॉलो कराना है। तो ए न्यू हाउस, पहले वाक्य में आप देखोगे अ न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यही इधर आ जाएगा अ न्यू हाउस। ओके,
फिर हैज नॉट को हम एज यूजुअल रखते हैं ना इस टेंस में, बस करते क्या है कि इसको बीन एड ऑन कर देते हैं, हैज नॉट बीन। वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो बॉट बाय रेखा, कुछ इस तरह से कर देते हैं इसका रूप। अ न्यू हाउस हैज नॉट बीन बॉट बाय रेखा। दूसरा होता है अजय हैज नॉट चीटेड आफ्ताब। आफ्ताब को आप इधर कर लोगे, आफ्ताब हैज नॉट बीन चीटेड बाय अजय। आफ्ताब हैज नॉट बीन चीटेड बाय अजय। ओके, नाउ रूल 3, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई अगर डाउट होता है तो आप हमसे आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके और अंडरलाइन करके प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वेरी इजी। ओके, इंग्लिश और लर्निंग इंग्लिश और क्वालिफाइंग in English segment in any test, after paying proper attention to my classes, I just assure you that there won't be any difficulty or there won't be any kind of complex situation that you can't qualify. ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आप क्वालिफाई ना कर पाए, मीन्स आसानी से, दूसरे शब्दों में आप क्वालिफाई करते चले जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम लेवल हो। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं इसमें। अब इसमें सहायक क्रिया हमारी हैज हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो हैज हैव को ही हम पैसिव वॉइस में पहले लिखेंगे। इसके बाद अब पैसिव की बात है तो यहाँ ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसके बाद बीन को लिखते हैं। ध्यान रखना है, अब ये हैज हैव और बीन का जो एक साथ प्रयोग होने का कनेक्शन था ये टूट गया है, बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी अदर रूल्स है ना वो सब कुछ फॉलो होंगे एज यूजुअल ऐसे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि यस, आप बताओ राज, क्या आपने खाना खाया है या खाना खा लिया है? इस चीज को अंग्रेजी में पूछना होगा तो हम कैसे कहेंगे कि हैव यू ईटेन फूड मिस्टर राज? ओके ना, हैव यू ईटेन फूड मिस्टर राज, या मिस्टर राज हैव यू ईटेन फूड। अब इसको आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आप कहेंगे कि हैज फूड बीन ईटेन बाय मिस्टर राज। हैज फूड बीन ईटेन बाय मिस्टर राज, क्या मिस्टर राज के द्वारा खाना खा लिया गया है? ओके, इसी तरह अगर हमको इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? गौर करेंगे, पहले से ही हम उस चीज को इंडिकेट करते आ रहे हैं अदर टेंसेस में कि आपको यहां ऑब्जेक्ट के बाद एज ए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा लेना होता है, ऐड कर लेना होता है। अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते समय हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना होता है, एक्टिव वॉइस की बात करें तो। और जब पैसिव की बात आएगी तो आप क्या करेंगे? सिर्फ छोटा सा ट्विस्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जाके नॉट ऐड करते हैं। दैट इज, इस प्रकार आपने आज प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। यहां पे वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से गौर करेंगे, वॉइस में 8 पार्ट्स जेन्युइनली बेसिकली पढ़ने होते हैं बेसिक ग्रामर में। ठीक, तो उसमें हमने पहला पार्ट आज कंप्लीट किया,
जिसमें 3 पार्ट थे। प्रेजेंट टेंस में आपने इंडेफिनिट पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब इसके बाद हम आगे इसके पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2 पार्ट्स का अध्ययन क्रमिक रूप से करेंगे। इनसे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं, इन पर आधारित जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, उनका प्रैक्टिस आपका आधार मजबूत करेगा, इसमें आपकी अप्रोच को डेवलप करेगा। यदि यह पढ़ाई आपको सार्थक लगे, यदि यह आपको सपोर्टिंग लगे, हमारी बातें अगर आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके, ठीक, मैं स्पेशली बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं बिकॉज अभी हम एडवांस लेवल को टच नहीं किए हैं। गौर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर बेसिक्स आपको बिना फाउंडेशन के आप छत नहीं ढाल सकते ना, तो अगर बेसिक्स नहीं है तो फिर एडवांस में इशू होगा। एडवांस के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, जितनी अच्छी वर्ड पावर आप डेवलप कर लोगे अपना, जितना अच्छा ट्रांसलेटिंग पावर आपका होगा, उतना अच्छा आपका अप्रोच डेवलप होगा। इज दैट क्लियर? और उसी क्रम में हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके, आपको हमने यहां बेसिक चीजें क्लियर किया, क्रम से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत किया, उसके बाद सेंटेंस चैप्टर को एक्सप्लेन किया, देन आर्टिकल को एक्सप्लेन किया, देन मॉडल वर्ब को एक्सप्लेन किया, देन टाइम एंड टेंस को एक्सप्लेन किया। अभी हम एक्टिव से पैसिव डील कर रहे हैं, यानी 6 स्टेप, 6 स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। नाउ अगले टॉपिक को हम यहां से कल प्रमोट करेंगे, आगे फॉलो कराएंगे। इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स होते हैं, नेक्स्ट पार्ट होंगे आपके, आमतौर पे मैंने बताया कि नेक्स्ट पार्ट होंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस के। उसमें आप ठीक इसी पैटर्न पे 7 जो पार्ट, 8 पार्ट हैं, उनमें से 3 हो गए, 5 इसी पैटर्न पे उनको भी आप डील करेंगे एक एक कर। अब यहाँ पे हम कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि यदि आप टेंस नहीं जानते तो क्या वॉइस के अंग्रेजी से अंग्रेजी अनुवाद आप कर सकते? नहीं ना। कुछ एक स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें डायरेक्ट छत पे चढ़ना है या डायरेक्ट छत बना लेना है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। हम भाषा को रट के नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अथाह होता है। इसमें जो चीज आप रटेंगे वो अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, ये सोचना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो देखेंगे या पाएंगे कि भाषा अभ्यास की विषय वस्तु होती है। बेहद सरल शब्दों में हम आपको बताएं कि भाषा अभ्यास की विषय वस्तु है। इसे जितना अभ्यास करेंगे उतना इसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब बात करें कि अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि वॉइस में आपने क्या क्या बेसिक चीजें सीखा, क्या जाना, 1/3 हमने कंप्लीट कर दिया आज, ठीक। तो इसमें क्या जाना, क्या सीखा, क्या होता है वॉइस, एक बार हम रिवाइज करते हुए चलते हैं आपसे 2 मिनट में। तो आप क्या बताएंगे? यदि कोई आपसे पूछे तो अब आप उसको मेरी जुबान से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि वॉइस इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को कहते हैं। ओके, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को। टेंस में जो कुछ हम पढ़ते हैं वही एक्टिव होता है और उसी को बिना अर्थ बदले पुनः अंग्रेजी में कह देने की क्रिया पैसिव वॉइस कहलाती है। पैसिव वॉइस में हम टेंस के सिर्फ 8 पार्ट्स का ही अध्ययन करते हैं, सिर्फ 8 पार्ट्स का। जो 4 पार्ट्स का अध्ययन नहीं किया जाता है वो होती है तीनों ही टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ में चौथा जो होता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। इनका पैसिव नहीं बनता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनका पैसिव क्यों नहीं बनता है तो आप क्या बताओगे? पहला, इनका पैसिव इसलिए नहीं बन पाता है
तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद कोई टेंस नहीं होता है, जिनकी हेल्पिंग वर्ब्स को बारो करने का रूल होता है, तो इसलिए वहां से मतलब रोड ब्लॉक होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद कोई टेंस नहीं होना रोड ब्लॉक कर देता है। यहां आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर चलो आपकी बात हम मान लेते हैं कि उसके आगे तो कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन बनता है पैसिव में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनता है? ये एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता है। ठीक है, अब जरा सोचो कि क्यों नहीं बनता है। क्या आप में से कोई जवाब देगा? बताएंगे आप लोग? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गौर करें, सोच लिया? अब मेरे से सुन लीजिए इसका जवाब। पहला ये कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो प्रेजेंट और पास्ट में मैंने पढ़ाया आपको, तो आपने क्या देखा कि उसमें कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया के बाद बी ऐड करने का रूल होता है ऑलरेडी। ठीक है, बीइंग ऐड करने का रूल होता है कॉन्टिन्यूअस में। जैसे इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू बाय मी, अंग्रेजी आपको मेरे द्वारा सिखाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू बाय मी। अब बात करते हैं, पास्ट टेंस की बात होती तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट हो जाता, लेकिन फ्यूचर में वही रूल क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि फ्यूचर में ऑलरेडी फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में विल सेल के बाद बी क्रिया लगी होती है। ठीक, एक बात नोट करिएगा, विल बी सेल बी का प्रयोग आप करते थे। अब दूसरी बात, उसमें बीइंग जोड़ना है, यानी उसी क्रिया का आईएनजी फॉर्म, यानी एक क्रिया के लिए क्रिया का दो रूप नहीं दिया जा सकता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, गौर करिएगा, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टीच यू इंग्लिश सिंपली। लेकिन क्या यह सही है? आई टीच टाट यू इंग्लिश, यानी एक ही क्रिया का दो रूप, टीच भी और टाट भी। नहीं सही है ना? अटपटा लग रहा होगा। जस्ट यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक ही वाक्य में एक क्रिया के दो रूपों का प्रयोग कभी नहीं, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो वो नहीं कर सकते हैं। मैथ में आप देखते हैं ना, प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक उसी तरह यहां एक ही वाक्य में एक ही क्रिया के लिए अंग्रेजी के दो रूपों का प्रयोग वर्जित है। इसलिए फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस अप्लाई नहीं करता है। ये रूल कहीं किताबों में आपको लिखा नहीं मिलेगा। वैसे केवल ये दे देते हैं कि इसमें नहीं नियम लागू होता है, लेकिन क्यों नहीं लागू होता है आज आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट यहां पर स्पष्ट हो चुका होगा। ओके, चलिए इसके बाद इसके आगे का जो पोर्शन है हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।